नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल गणतंत्र दिवस है तो उससे पहले ही अपन पढ़ लेते हैं 8वां पाठ। उसके बाद में थोड़ा बिजी रहेंगे, चुनाव में ड्यूटी लगी, नगर पालिका वाले जो चुनाव चल रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाएंगे। बाकी फिर अपना कंटिन्यू चलेगा। तो आज का अपना जो पाठ है राजस्थान अध्ययन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। और इसकी जो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंस की जो पीडीएफ है वो भी तैयार हो रही है, लगी हुई है हमारे एक दो बंदे। तो आपके ये पाठ पढ़ लेते हैं अपन। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, यानी जन जागरण, जन का मतलब होता है जनता, जनता में जागृति लाने के लिए एवं उस सामाजिक सुधार करने के लिए, सामाजिक जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करने के लिए राजकीय प्रयास, सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सरकारों द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो कौन कौन से प्रयास हैं ये देखते हैं। हमारा देश प्रयास, कौन से प्रयास हैं? वही हैं जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और उनमें जागृति लाने के लिए, ठीक है। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, ये एक राजकीय प्रयास है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी, भूदान आंदोलन चला था, वो भी एक राजकीय प्रयास था जन जागरण लाने के लिए। सती प्रथा के विरुद्ध में, शराबबंदी के विरुद्ध में, साक्षरता के लिए हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं जो हमारे सरकार के द्वारा किए गए हैं बेटियों के लिए, स्त्रियों की संबलता के लिए हैं। और मतदान के लिए इस पाठ में पढ़ेंगे अपन, मतदाता को किस तरह से जागृति करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम चलाती है। तो ऐसे कुछ पहलू हैं तो उनको अपन पढ़ेंगे। बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग का कब गठन हुआ था, ऐसी चीज़ें अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। यहाँ प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो सत्ता चलाती है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। सामाजिक, आर्थिक, समाज के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, धन और राजनीति के स्तर पर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी स्थापना पर जोर देती है। यानी सबको, सब लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिले, सब समान। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता वही समानता है, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। उसमें सबसे पहले देखिए भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार, इससे संबंधित क्या चला था। भूदान आंदोलन चला था, विनोबा भावे ने चलाया था 80 के दशक में, आप सभी को पता ही है। तो 51 से ही चल पड़ा था, 50 से ही। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण, यानी जमींदारी प्रथा थी अपने देश में और उस समय जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था, जो काश्तकार होते थे, जो उस पर खेती करने वाले होते थे वो उनके बंधुआ मजदूर होते थे। भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर करके आई थी। स्वामित्व मतलब उस पर मालिकाना हक, विषमता के विकराल के रूप में उभर करके आई थी। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कानूनों की आड़ में जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसके लिए आंदोलन होने लगे और आंदोलन भी हिंसक आंदोलन होने लगे कि भाई इतने सालों से हम खेती कर रहे थे, जमीन हमारी होनी चाहिए, इसका मालिकाना हक तुम्हारे पास कैसे जाए। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। भूदान आंदोलन चलाया था कब? 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ पर? तेलंगाना का एक छोटा सा, तेलंगाना अभी जो नया स्टेट बना आंध्रा से तेलंगाना, उसका एक गांव है तिरुचिपल्ली। उस गांव में एक जमीन का टुकड़ा दान में दे करके उस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य
भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये लाइन देख लीजिए मित्रों। जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की थी। यानी जो भूमि के स्वामी होते थे, मालिक जो जमींदार होते थे, उनसे भावे जी ने क्या अपील की थी कि आपके पास जो जमीन है उसका जो छठा हिस्सा है वो आप इनको दे दीजिए। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया। तो यहाँ एक सबसे मोटी बात आती है भाई, और वो देख लीजिए आप, ये प्रश्न भी बन गया यहाँ पर कि विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में भूदान प्रारंभ किया गया था? नागौर जिले में। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसके लिए राज्य सरकार ने भी एक ग्राम दान अधिनियम 1971 बनाया था। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, 75%। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। ये तो पता ही है आपको, 60-61% भाग है वो रेगिस्तान है, 40% भाग है वो इधर है। ठीक है। तो वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि हैं और उस समय तो बहुत ज़्यादा थे। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए एक राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थानी भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। ये देखो, भूमि सुधार हेतु और 2 ये अधिनियम लागू किए थे। एक तो था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और एक था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो ये दोनों ध्यान में रखने हैं। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयास रहते हैं। भूमि सुधार कानून कौन कौन से बने, उनकी सूची बनाई। ये 2 तो अपने पास ही हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थानी भू राजस्व अधिनियम 1956। अब अगला कड़ी में भू आंदोलन के पश्चात देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता यानी अपने उसमें समाज में एक ये बहुत बुराई के रूप में था अस्पृश्यता। तो इसका मतलब होता है ए का मतलब ए प्लस स्पर्श प्लस ता, और इसमें ये आ रहा है तो ए प्लस स्पृशी हो जाएगा, गुण संधि है, स्पृशी प्लस ता। या तो यानी स्पर्श न करने देना, इसे छुआछूत भी कहते थे। क्या कहते थे? छुआछूत की जो बीमारी है, छुआछूत। कुछ समाज के तबके को अछूत समझा जाता था, उन्हें बिरादरी में भी शामिल नहीं किया जाता था और उनको छूने भी नहीं दिया जाता था। तो इसका उन्मूलन करने के लिए क्या किया गया वो अपन इस बात में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुल्ले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। देखो, महात्मा गांधी की तो आप जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें इस पर भी बात आती है। महात्मा गांधी एक अछूत बालिका को अपने आश्रम में ले आते हैं तो, और वो सबसे जो आश्रम में रहने वाली महिलाएं हैं उनसे कहते हैं कि भाई इसको चौका करना कौन सिखाएगा। तो सभी वो नाक सिकोड़ती हैं कि भाई इसको चौके में, अछूत बालिका को चौके में कैसे ले सकते हैं अंदर। तब उन्होंने कहा कि आप ठीक है, तो मैं इस बालिका को लेकर के ही चला जाता हूँ या दूसरा आश्रम बना लूँगा, आप लोग भी इस चौके में इंटर नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए फिर उन्होंने उसको इंटर करने के लिए राजी होना पड़ा उन्हें। तो गांधी जी ने ये अपने खुद से पहल की है उन्होंने ये चीज़ें। राजा राम मोहन राय ने भी शुरुआत अपने से की, ज्योतिबा फुल्ले ने भी ऐसे ही किया है। तो ये समाज सुधारक थे। इन्होंने जो छुआछूत जातिगत भेदभाव था ना, उसकी असमानता को दूर करने के प्रयास किए थे। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने जोधपुर आए, फिर अजमेर में रहे। उन्होंने भी इस पर राजस्थानियों को समझाया, इसके प्रति उन्होंने उन्मूलन
चलाए थे गोविंद गुरु, ये गोविंद गिरी जो आदिवासियों के गुरु थे, ठीक है। तो उन्होंने भी इस छुआछूत के प्रति आंदोलन चलाया। मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है। भाई लोकतंत्र कहाँ है? जहाँ समानता नहीं वहाँ लोकतंत्र कैसा? आपको वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, लेकिन आपको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। समानता से नहीं रह सकते आप, छुआछूत हैं। पानी नहीं ले सकते थे आप कुएं से पहले, एक ही कुएं से। मंदिर नहीं जा सकते थे। आज कहाँ हैं वो चीज़ें? आज उनमें सब का बराबरी का अधिकार है, कोई छुआछूत की बातें नहीं करता है। तो ये क्यों हुआ? ये उन्हें अस्पृश्यता उन्मूलन के कारण हुआ है। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है। यानी लोकतंत्र में जब संविधान बना तो उसमें जो संविधान की पीठिका, उसमें ये लिखा भी हुआ है उद्देशिका में कि हम भारत के लोग, यानी उस भारत के समक्ष जो सभी को समानता का अधिकार, समानता, प्रभुता, सत्ता और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण यानी सभी के लिए कानून क्या है? बराबर रूप से काम करता है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में ये बात कही हुई है। छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिकार बनाया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों को के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के कार्य करते हैं। यानी सामाजिक जो न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो इन्हीं चीज़ों के लिए काम करता है। तो ये था अस्पृश्यता उन्मूलन। अब है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, जब देखो अपना देश आज़ाद हुआ था 1952 के लगभग में, जो राजस्थान की जो साक्षरता थी वो 2.51% थी, 2.51, और आज 52% है। तो ये हुआ कैसे? महिलाओं में पढ़ने के प्रति जागृति आई कहाँ से? जब ऐसे उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए तभी तो हुआ। उसके लिए सतत साक्षरता है, साक्षरता कार्यक्रम है, ये बहुत पहले से चले आ रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य दिया है यहाँ पर, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12% है, जो सन 1951 में मात्र 2.51% थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास, राज्य महिला आयोग।
सबसे पहले प्रयास महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं में सुदृढ़ता लाने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? उनमें सबसे पहले राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। कब? 15 मई 1999 को राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। ये महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। यानी महिलाओं के प्रति यदि किसी ने भी ऐसी बात कही है जो उनके व्यवहार के प्रति सही नहीं है, तो ये जो महिला आयोग है ये उसके प्रति सीधी जन सुनवाई का अधिकार रखता है। यदि कोई शिकायत कर देता है तो भी रखता है, यदि कोई शिकायत नहीं करता और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाती है तो ये अपने आप ही उस पर संज्ञान ले लेता है और उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करता है। राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, तो 1 3 बराबर 4 होते हैं। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितने का होता है? 3 वर्ष का होता है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं को रोजगार देने व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं। ठीक है, ये अपने गांव में चल रहे हैं ना, सोसाइटी जिसे कहते हैं, महिलाओं की सोसाइटी चलती है। उसमें से कुछ पैसे जमा कराती हैं, फिर उन पर बोलियां लगती हैं और उसमें कोई महिला छुटा लेती है उनको, उसको थोड़ा सा ब्याज देना पड़ता है और पूरे पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको कोई भी ले सकता है। वो अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती हैं और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। अब है महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। यानी ये होने लगा कि भाई महिला है वो बाहर ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित की जा रही है। तो उसके लिए फिर राज्य सरकार ने एक अधिनियम बनाया 2005। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसका नाम है सबला, राजीव गांधी किशोरी बालिकाएं, उनको सशक्तिकरण करने की जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता यानी पोषण और स्वास्थ्य स्तर के साथ साथ में उसमें देखो और भी बातें हैं इसमें। केवल आप पोषण, भाई सशक्तिकरण किशोरी है तो पोषण याद आ जाता है, तो पोषण के साथ साथ में स्वास्थ्य, पोषण जब मिलेगा तो स्वास्थ्य स्तर सुधरेगा, और फिर उसमें साक्षरता, कौशल विकास मतलब उसे इतना योग्य बनाया जाए, उसको कोई ऐसा कौशल दिया जाए, कोई ऐसी कार्य में दक्ष बनाया जाए कि वो अपनी आजीविका चला सके, सिलाई करना है या कोई अन्य कार्य है, तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। तो इसमें आप उम्र का भी ध्यान रख सकते हैं। 11 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला कहा जाता है, चलाई जा रही है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 2015 में चली थी, ठीक है, और झुंझुनू से इसकी शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात, बच्चों के लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अब ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या चीज़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तीन आयोग शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन
मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। झुंझुनू से 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह योजना शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और उसको सम्मानित भी किया था वहाँ पर झुंझुनू जिले को 0 से 6 का जो 0 से 6 का जो आपका ये चला था बाल लिंग अनुपात है वो उसका बढ़ा था। वैसे वो पहले कम था फिर बढ़ा था, तो इस वजह से वहाँ उसमें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये था आपकी, इसमें कुछ है महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 और इसका संशोधन 2005 में हुआ, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925, ये 1929 से ही चला आ रहा है, संशोधन 1986 2006। ठीक है, 1929 में था ये बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये 1925 में स्प्रिंट है इसमें, तो 1929 से ही चला आ रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम। अब ये तो थे महिलाओं से संबंधित। आगे एक समाज में बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है मतदान प्रक्रिया। अभी आपकी मतदाता दिवस भी निकला ना, तो विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। 25 जनवरी आज ही तो है मतदाता दिवस। ठीक है, सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी क्या विधानसभा व लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहते हैं, ये फुल फॉर्म याद करनी है भाई, इसमें आ सकती हैं। अब की बार नया टॉपिक जोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है, यानी इसमें 16 उम्मीदवार होते हैं और इसमें जो अंतिम बटन होता है ना वो नोटा का होता है। अरे यार, इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, ये नोटा क्या होता है उसके बारे में पहले ही दिया हुआ है। देखो नोटा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, ये कलेक्टर होता है, वही हर जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। एक मतदान दल का गठन किया जाता है, यानी प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के लिए, प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान दल का निर्धारण किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी होता है एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। देखो एक तो उसको पीआरओ बोलते हैं, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। एक होता है एपीओ फर्स्ट, एक होता है एपीओ 2 और एक होता है एपीओ थर्ड, और जहां अगर संख्या ज़्यादा है तो एक होता है एपीओ 4th। अब जो ये आपके जिला परिषद वाले चुनाव हुए थे उनमें एपीओ 4th भी लगाया था, नहीं तो एपीओ 3rd तक लगाते हैं। एपीओ फर्स्ट के पास में पर्चियां लेकर के मतदाता सबसे पहले आता है, फिर एपीओ 2 उस पर्ची से एक रजिस्टर में संधारण करता है, एक 17 गैर रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में संधारण करता है, ठीक है, और उसमें उसके हस्ताक्षर करवाता है तथा उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के निशान लगाता है। एपीओ 2 होता है वो, और अलग अलग होता है। जैसे अभी ये जिला परिषद वाले हुए, इनमें 2 पर्चियां देता था एपीओ 2 ही, एक काली, एक पीली और एक नीली। पीली पर्ची थी वो उनके लिए थी जो जिला परिषद वाले थे, और नीली वाली थी वो पंचायत समिति वालों के लिए थी।
और फिर एपीओ थर्ड के पास में जाता है, वो क्या आता है, बैलेट जारी करता है, वहाँ से बटन दबाता है मशीन का, और फिर वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ मशीन रखी होती है बॉक्स में, वहाँ जा कर के वो उस बटन को दबाता है जिसको वो वोट देना चाहता है। तो ये एक प्रक्रिया है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमीट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहाँ वह ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। गुप्त रूप से डालता है भाई, उस पर वो ऊपर से पहले से उसका एक बॉक्स तैयार किया जाता है उसके पीछे जा करके। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी, ये इसमें आपके जो लोकसभा और आपके विधानसभा के पड़े थे उसमें था ये वीवीपीएटी का उपयोग किया जाता है। ये एक बॉक्स होता है, उसमें आपने किसको वोट दिया है वो पर्ची आकर के गिरती है, और वो 7 सेकंड का समय लेती थी। 7 सेकंड में आकर के वो उसमें गिर जाती है। वहाँ वह ईवीएम का संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें एक पर्ची आती है, ये एक प्रिंटर युक्ति है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता ये जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसे वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार गीता सहित अन्य विद्यार्थियों ने मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। और ये आपका पाठ है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, जिसे स्वीप कार्यक्रम चला था ना। मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये नाम आप पूछ सकता है। स्वीप कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कहलाती है, या कुछ और दे देगा वो। इसमें भी इसके 2 मुख्य कार्यक्रम, स्वीप कार्यक्रम के कितने मुख्य उद्देश्य होते हैं ये बात भी आ जाती है। नंबर 1 है सूचित मतदान और सूचित मतदान। अब इसमें स और स का ही अंतर है, पहला स है और फिर स। इस सूचित का मतलब होता है निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान। सूची का मतलब होता है पवित्रता से, और इस सूचित का मतलब किसी को जागरूक करना, जागरूकता के साथ मतदान। नीतिपरक हो गया ना सूची, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक आपका सूचना का अधिकार 2005 में मिला था ना, 2000 में मिल गया था राजस्थान को, तो और राजस्थान ने ही सबसे पहले ये अधिकार दिलाया था। कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपने मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां, मस्ट्रोल कहते हैं ना उसे, मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। यानी राजस्थान में ये कानून कब बना था? 2000 में। इंडिया में कब बना? 2005 में। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। ये कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। आप सूचना के अधिकार के तहत किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका एक कानून है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित आपकी क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और आएगा।
शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान अब इसमें यह दे देगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में किस नाम से लागू है, तो वो नीचे पॉइंट दे देगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नंबर 2 पे दे देगा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, फिर दे देगा राजस्थान अधिनियम 2009। तो इसमें आपको ये नाम याद रखना है, राजस्थान भी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 है ये, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें, जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है ना, उनमें इन 25% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। उन 25% पर उन गरीब बच्चों का एडमिशन होगा और उसकी फीस का जो पुनर्भरण है वो राज्य सरकार करेगी, आरक्षित होती है, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। अब है बाल अधिकार। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था यूएनओ द्वारा। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। 4 मूल सिद्धांत हैं भाई इसमें। इनमें जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार है और सहभागिता का अधिकार है। बाल अधिकार मतलब उन्हें ये पहला अधिकार है कि वो जीवित रहें, उन्हें मारा नहीं जाए। दूसरा है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। तीसरा है उनका विकास किया जाए। चौथा है हर चीज़ में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वित व जागरूकता हेतु कार्य करती है। अब चल रहा है चाइल्ड हेल्पलाइन। राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिश, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियां जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। और ये एक संपर्क पोर्टल है भाई, 1-818 पर आप कोई भी शिकायत किसी भी विभाग के प्रति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए ये एक वसुंधरा सरकार में ही एक संपर्क पोर्टल बना दिया था। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभियान प्रयास प्रारंभ किया है 2019 में। उस समय शायद उसका नाम कुछ और अलग होगा। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। अब है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध। ये अब की बार आपके नया जोड़ा है और इससे संबंधित आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हो। ये एक तरह की सुरक्षा जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और IT के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियों, अपराधों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। यह है रैनसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। एक तरह का आतंकवादी होता है भैया रैनसमवेयर। ये एक वायरस होता है जो उस कंप्यूटर या फाइल में छोड़ दिया जाता है जो उनको नुकसान पहुंचाता है और फिर उसके बदले में वो कहता है भाई ये निकाल वायरस, और ये तभी छोड़ता है जब वो उससे एक राशि फिर वो फिरौती की रकम मांगता है, तब वो उसके सिस्टम को छोड़ता है। दूसरा है
मालवेयर, ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आदि, ये सभी मालवेयर के श्रेणी में आते हैं। एक है साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग। आजकल ये सबसे ज़्यादा हो रही है। आपको कॉल करके और पासवर्ड पूछे जाएंगे, फिर पूरा खाता साफ। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी जानकारी किसी को भी न बताएं। बैंक संबंधित डिटेल, आपके पास में कॉल आएंगे बार बार कि आपने वहाँ से लोन ले रखा है, या आपका अकाउंट आईसीआईसी बैंक में या फलाने बैंक में या कोई भी बैंक में है, तो आपको एक डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। तो आप बताइए कि आप फलान सिंह बोल रहे हैं, तो आपकी उम्र बताइए। वो आपकी उम्र पूछेगा, फिर थोड़ी देर में पूछते पूछते वो सारी चीज़ें जानकारी पूछ लेगा। कई बार एटीएम कार्ड के 4 नंबर तो वो बोल देते हैं, फिर आगे के पूछ लेते हैं। तो कभी भी बैंक किसी भी ग्राहक से किसी भी तरह का कॉल करके कोई जानकारी नहीं लेता। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है। किसी को भी अपनी बैंकिंग संबंधी कोई जानकारी न शेयर करें किसी के सामने। कोई भी पासवर्ड, कोई भी जो आपके मोबाइल पर आया हुआ पिन नंबर। ठीक है, अब है आपका फिशिंग। ये एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। एक ऐसा मैसेज आएगा जिसपे एक ईमेल होगा ग्रीन फर्जी ईमेल। आप उस पर टच करोगे, सारे डाटा आपके वहाँ पहुँच जाएंगे। ये लो जी, आप रह जाओगे देखते हुए। इसे कहते हैं फिशिंग। फर्जी ईमेल भेजा जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूफिंग, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये स्पूफिंग होता है। तो इन शब्दों को अब की बार ध्यान में रखना। स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, साइबर धोखाधड़ी क्या होती है, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकते हैं रीट के लिए। साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें, समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न देवें। एटीएम व बैंक खातों संबंधी धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बातें थी। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्वीप व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार, तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया। वहीं नवीन तकनीकी को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए साइबर अपराधों से बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकताएँ एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास ही उस राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। ये नोटा क्या है, वीवीपीएटी और स्वीप क्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है भाई? ये है 52.12%। ये हो जाएगी। ठीक है। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? विनोबा भावे हैं। ठीक है। और इनको आपको मिलान करना है। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। ये वीवीपीएटी ये मिल जाएगा। दूसरा ईवीएम, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा नन ऑफ है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबाउट द। और मजदूर किसान शक्ति संगठन और बाल अधिकार समझौता, ये यूएनओ के द्वारा किया गया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन ये सूचना का अधिकार है। ठीक है। तो ये आपको स्वीप कार्यक्रम क्या है, बाल अधिकारों के बारे में बताइए, राज्य महिलाओं का गठन कब किया गया था, ये सब है इस पाठ में मैंने बताए आपको। आप इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में पाठ नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस पाठ की पूरी रंगीन पीडीएफ, ये यूं की यूं पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।